Good morning, students. How are you? I think all you are fine. Today we start our second chapter of book Indian Constitution at Birth. It means first book of 11th class. Second chapter is Rights in the Indian Constitution. So we start this topic. Before we start this topic, we will try to understand new words that came in this chapter, and you should know about the meaning of these words. Okay. What are rights? You all are aware about the rights, but what is the definition of right? This is you should know about the particular definition of right. ठीक है? So rights, these are guarantees to citizen to live a social life in a dignified manner. ये राइट्स क्या होते हैं बेटा? ये जो गारंटीज होती हैं कुछ जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स को देती है, जिससे वो एक डिग्निफाइड तरीके से अपने तरीके से वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, राइट आर द फेवरेबल कंडीशन एंड गारंटीज टू प्रोवाइड बाय अ स्टेट टू सिटीजन्स। ठीक है? एंड these rights can be categorized as a social rights, है ना, as a political rights, fundamental rights and equal right is justice into a society। ठीक है? ये तो हो गया आपके राइट्स। मतलब राइट क्या होते हैं और राइट के क्लासिफिकेशन किस किस तरह से हो सकते हैं बेटा। ठीक है? सोशल, कुछ हमारे सोशल राइट्स होते हैं, कुछ हमारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है? नाउ सेकेंड टर्म इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट टू द सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट एनी एक्सप्लोटेशन। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें एक जो हमारा राइट है वो भी हमारा इसी नाम से है, कॉन्स्टिट्यूशनल। इफ हमारे कोई से भी फाइव जो फंडामेंटल राइट्स हैं, टोटल 6 हैं, तो जो वन राइट उनमें से कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट मीन्स ये क्या है? गार्जियन है हमारे अनदर 5 फंडामेंटल राइट्स का, जो हमको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। इट मीन्स कि इफ हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट विच आर गिवन अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी गो टू द कोर्ट एंड वी अपील इन कोर्ट एंड कोर्ट विल प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। तो कौन कौन से हैं ये फंडामेंटल राइट्स? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, cultural and the educational right and right to constitutional remedies। तो ये ऊपर वाले 5 का ये प्रोटेक्टिव होता है। आगे हम चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है बेगार। बेगार, ये इट मीन्स फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। मतलब आप काम कराते रहे और उससे कोई भी उसको पैसा ना दें उसके रिटर्न में, तो वो कहलाता है बेगार। है ना? क्लियर? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ठीक है? मार्जिन बिल्कुल किनारे पर, है ना, जो बिल्कुल हमारे साइड पर होते हैं। कम्युनिटीज लेफ्ट इग्नोर्ड लाइक दलित, ओबीसी, वीकर सेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है? जो हमारी सोसाइटी के अंदर जिन्हें बहुत टाइम तक इग्नोर किया गया, उन सोसाइटीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल दलित से हमारे यहाँ SC and women's also are a marginalized communities। So now we start our chapter by a introduction। Constitution
is a document that sets limit of power of government and ensure the democratic system which all person enjoy certain right. Beta, you all are aware that India is a democratic country. In a democratic country, a very powerful and a very strong constitution is very necessary. And in Indian constitution, we got some fundamental right. That's why this is the beauty of a democracy. Part 3rd of Constitution of India lists the fundamental right and also mention the limits of these rights. ठीक है, हमारे जो थर्ड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हमें ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। और जिसमें कि अभी मैंने आपको बताया कौन सी ये राइट है, 6 राइट है। पहले स्टार्टिंग में बेटा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेक हुआ तो हमारे पास 7 राइट्स थे, बट एक राइट जो है हमारा कट कर दिया गया। वो कौन था? राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, मतलब उसमें भी कोई आपसे क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता था प्रॉपर्टी के व्यय पे। बाद में ये आपका उसमें से कट कर दिया गया है ना। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड नो what are the various fundamental rights listed in the Constitution of India, how these rights are protected. ठीक है, this is very important part of this chapter. What role of judiciary has played in protecting and interpreting the right. interpreting का मतलब होता है उसका explanation करना, उनको उनकी जिसे कहते हैं ना पूरा उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ what are fundamental rights and what are the directive principle of state policy. So these all things we read in this chapter. The judiciary has a power to enforce the fundamental rights, but the directive principle of the state are not enforceable. By the 42 and amendment in 1976, the fundamental duty have also were also in number of defined our constitution, promote harmony and protect the environmental. These inclusion of fundamental duties has not changed the status of our fundamental rights. Okay, so next topic है importance of right. In 1982, during the construction of work for the Asian Game, the government engaged some few contractors. बेटा 1982 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो है एशियन गेम अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कराए थे। हमने होस्टिंग की थी किसकी? एशियन गेम की। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, आपने अभी कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुए थे तो आपने देखा होगा कि दिल्ली जो है उस टाइम पूरी बदल गई थी, क्योंकि ऑल ओवर द पूरे दुनिया से प्लेयर्स आते हैं, उनके लिए पूरी प्लानिंग करनी होती है। तो जब एशियन गेम हुए 82 में तो कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, है ना। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयड मैनी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इसमें बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं बेटा है ना, डेली वेजेस के जो लेबर होती है उसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स ने वर्कर्स वर पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। बेटा मिनिमम वेजेस हर गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है अपने कि पर डे में मिनिमम आप कितने उसको वेजेस दोगे। ठीक है, तो ये जो जो मिनिमम वेजेस थे उनसे भी कम वेजेस इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिए जा रहे थे। कब? एशियन गेम्स में अंदर। द टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट पिटिशन
in a Supreme Court and urged the violence of fundamental rights against exploitation. ठीक है, तो एक जो हमारे ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पिटीशन दी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इन लेबरर्स के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हेयरिंग करी. कोर्ट गेट प्रिस्क्राइब्ड वेज फॉर देयर वर्क. देन सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स. ठीक है, तो ये केस हो गया कि मतलब उनका राइट था मिनिमम वेज गेट करना. ये किस में आया, अगर आपको कहो कि ये उनके कौन से राइट का एक्सप्लोटेशन हो रहा था, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन उनको ये गेट मिला. नेशनल लुइंग वॉज नेक्स्ट, जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, वो अब है असम का एक मैन है. नेशनल लुइंग वॉज 23 ईयर when he was arrested and charged of causing grievous injuries. उसको जब अरेस्ट किया गया कि उसने एक और आदमी को घायल कर दिया था बुरी तरह से. ठीक है, he was found mentally unstable and was sent to mental hospital for treatment. फिर बाद में पाया गया कि वो मेंटली अनस्टेबल है, इट मीन्स वो बीमार है मानसिक रूप से, और उसको कहाँ भेज दिया गया, मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए. क्लियर. Michelle was treated successfully and doctors wrote twice to jail authorities in 1967 and 1996. बेटा देखो, 2 बार वहाँ की जो अथॉरिटी थी, जेल अथॉरिटीज़ को डॉक्टर्स ने ये लिख दिया दैट ही वॉज फिट फॉर ट्रायल, कि वो अब मतलब उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, वो अपना बताएगा, है ना. नाउ ही इज़ फिट फॉर ट्रायल फेस करने के लिए. बट नो वन पेड एनी अटेंशन. बट जो जेल की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उस पर अटेंशन नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया. ठीक है. Michelle Luing Lang remained in judicial custody. वो बेचारा जुडिशियल कस्टडी में अपना टाइम काटता रहा. Michelle Luing was released in जुलाई 2005. उसको कब छोड़ा गया, 2005 के अंदर. वो कितने साल का हो गया था, 77 ईयर्स. And he spent 54 years under the custody. 54 years उसको जेल में रहना पड़ा. National Human Rights Commission intervened after an inspection of under the state. बेटा ह्यूमन राइट जो कमीशन होती है नेशन, वो टाइम पर जेलों के अंदर जाकर वहाँ पर ये एक सर्वे करते रहते हैं. तो जब उन्होंने इंस्पेक्शन किया जेल का, तो वहाँ पर उन्होंने इसको पाया, है ना, किसको, मैशेल्स को. एंड ही वॉज कंसिडर्ड गिव एवरी सिटीजन राइट टू लिबर्टी. और उन्होंने कहा कि एवरी सिटीजन जो है उसको अपने आज़ादी का, अपने लिबर्टी का जो है वो राइट है. नाउ नेक्स्ट, बिल ऑफ राइट. नेक्स्ट थिंग आपका ये है कि बिल ऑफ राइट. दिस इज ऑल्सो अ वेरी important question in your book and you should understand it very carefully. Bill of Rights. It was derived from the Constitution of USA. ये हमने बेटा पहले भी अभी फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि these fundamental rights concept we take from the USA's constitution. In a democracy, every individual must have certain rights, and that the government will always recognize these rights. So, डेमोक्रेसी के अंदर इंडिविजुअल को ये राइट होने चाहिए
और ये हर गवर्नमेंट का इनको इनको प्रोटेक्शन करनी चाहिए. The list of the rights given by the government mentioned and protected by the Constitution is called the Bill of Rights. जो भी हमारे फंडामेंट जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे राइट दिए जाते हैं उनको करना और सरकार को उन्हें प्रोटेक्ट करना और एवरी इंडिविजुअल को इसे प्रोवाइड करना, ये क्या होता है? बिल ऑफ राइट. सो इट इज़ कॉल्ड द बिल ऑफ राइट. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर ये गिवन है ये हमें बताते हैं. अ बिल ऑफ राइट्स है ना, प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट इट दे रिएक्ट अगेंस्ट द राइट टू इंडिविजुअल एंड प्रोवाइड्स रेमेडी फॉर केस दीज वायलेशन ऑफ दीज राइट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिक्स्थ राइट है फंडामेंटल, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेशन होती है देन जो है हम कहीं जा सकते हैं. हमारा जो सिक्स राइट है वो हमारे अनदर 5 फंडामेंटल जो राइट्स है उनका जो है गार्जियन है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट इंडिविजुअल दैट मे थ्रेटन अनदर पर्सन और अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उन राइट्स को हमारे को प्रोटेक्ट करता है जो जिससे खतरा हो, जिनको खतरा है किसी पर्सन से या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से. इन सच सिचुएशन द इंडिविजुअल वुड नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ऐसे टाइम पे इंडिविजुअल जो है उसको क्या हो चाहिए पड़ती है? प्रोटेक्शन चाहिए पड़ती है. किसकी? गवर्नमेंट की. सो इट इज़ द नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इज बाउंड द प्रोटेक्ट द राइट टू इंडिविजुअल. ये ड्यूटी होती है एवरी गवर्नमेंट की कि वो अपने जो उनके सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को किस तरह से वो प्रोटेक्ट करती है. In this chapter, we also read Bill of Rights in South Africa Constitution. The South African Constitution was drafted in December 1996. Its certain and promulgation took place at a time when South Africa still faced the threat of civil war after the dissolution of the black and white racial discrimination by the government. The South African Constitution says that the Bill of Rights is a constitution of the democracy in South Africa. It protects discrimination on the ground of race, gender, status, ethnic and the social origin, color, age, disability, reason, behalf of culture, language and by birth. It grants perhaps the most extensive range of right to the citizen. A special constitution code enforces the rights of inherent in the constitution. Some of the rights include in the constitution of South Africa included. ठीक है. So in Indian constitution we have given only 6 rights, but if we see the South African constitution, then we see that there are so many rights are given because the condition of the South Africa was demanding for their citizen these types of right. Right to
These are right to dignity, right to privacy, right to fair labor practice, right to healthy environmental and right to protection of environmental, right to adequate housing, right to health care, food, water, and social security. Next, children's right to basic and higher education, right of cultural, religion, and uh, linguistic communities, right to information. If we think that these all right we Indian constitution are not, most of the rights are not given by the Indian constitution, because every country has different situation and condition, through their geographical condition, their social, their historical. That's why the need of the every country and the situations are different. That's why in every constitution, which are the right fundamental rights are differ, in a differ, like in America, like in South America, and indian Indian society. So these are called, you are these are So, National Human Rights Commission, it means NHRC, is composed of a former Chief Justice of Supreme Court of India. So, student, you think what are the human National Human Rights Commission? How can they made, and how what are the work, and how they are composed? National Human Rights Commission (NHRC) is composed of number one, a former Chief Justice of Supreme Court of India, a former Judge of Supreme Court, a former Chief Justice of High Court. अंडरस्टैंड, एक एक तो पुराने जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं, और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मल चीफ जस्टिस, एंड द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Two other members who have knowledge, the partial experience in matter relating the human right. और दो और मेंबर्स होते हैं जो जिनको इस एरिया के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर. द कमीशन फंक्शंस आर टू रिसीव कंप्लेंट्स ऑफ, ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये कौन कौन सी कंप्लेंट्स लेती हैं. कस्टोडियल डेथ, जब किसी की कस्टडी, पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ हो जाती है, उसको ह्यूमन राइट्स वाले करते हैं, या रेप होता है किसी का, जब वो पुलिस कस्टडी में होती है ना. दिस अपीयरेंस, कोई लापता हो जाता है, उस केस में ह्यूमन राइट कमीशन जो है अपना वर्क करता है. पुलिस एक्सेसेस, पुलिस की कहीं पर जो जिसे हम लोग कहते हैं कि इनह्यूमन वर्क जब करती है पुलिस, तो उसमें उस केस में हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है अपना वर्क करता है. फेलियर इन टेकिंग एक्शन, और जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी गवर्नमेंट उसमें एक्शन लेने में फेल होती है, तब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सरकार का ध्यान उस ओर कराता है. आइडेंटिटी ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स के लिए मतलब उनको अपने अधिकार दिलाने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो काम करता है. द कमीशंस मोस्ट सिग्निफिकेंट intervention has been in a case of disappeared youth of Punjab and the intervention of trial of Gujarat rights case. The commission does not have the power to prosecution, it can merely make recommendation. देखो,
इसमें इंडिया के अंदर अगर हम एग्जांपल देते हैं तो इसमें दो केसेस ऐसे हैं जिसका हम एग्जांपल दे सकते हैं कि पंजाब के अंदर जो यूथ डिसअपियर मतलब गायब कर दिए गए, छुप उनका पता नहीं चला, उनका केस जो है ह्यूमन राइट कमीशन ने लड़ा। और इसी तरह गुजरात के जो 2002 के जो राइट्स थे उसके अंदर क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा इसमें इंटरफियरेंस किया है किसने, हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशंस ने, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई इसमें रिपोर्ट नहीं करता है तो इस ह्यूमन राइट कमीशन को उसके अंदर वर्क करने का राइट नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ड्यूटीज which are given in Indian Constitution. In 1976, 42nd Amendment of Constitutional 10 fundamental duties were inserted. Some of them are as follows. To safeguard the sovereignty and the integrity of the nation. It means unity को हमारी अपनी देश की बनाए रखना. This is our duty. To protect the country and even the serve whenever need. अब आपके राइट्स, आपको देश के लिए अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी अपने देश को बचाने के लिए। जब देश को ज़रूरत होगी तो आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे कि बेटे अब हम देख रहे हैं इन दिस पीरियड डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, जो उनकी ड्यूटी से बाहर की से भी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इस टाइम देश को उनकी ज़रूरत है। टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड दोज ग्रेट आइडियल विद विच द सक्सीड इन द नेशनल स्ट्रगल। और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए वर्क किया, देश को बचाने के लिए, है ना, उनकी हमें प्रोटेक्शन करनी है। टू by the constitution respect its ideal national flag, national anthem. हमें अपने, ये तो आप सभी जानते हैं, दिस इज ड्यूटी। क्या है? हमें अपने नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इट मीन्स जितने भी हमारे नेशनल जो भी हमारे सिंबल्स हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी हो चाहिए, ठीक है। So these are next. We start our next topic in our next class. So student, I think you all understand, and you should make your notes in your separate copy of class 11, in which you all write down these things. Okay, have a nice day.